पिछले साल दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने कहा था 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। और आप पूरे भारत में एक भी मोहल्ला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां 100% आधार बना हुआ है। आपको एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां 100% आधार है। बहुत कम परिवार हैं जहां 100% आधार है। बच्चों का आधार तब बनवाया जाता है जब वो हाई स्कूल में आ जाते हैं। जब तक कोई काम नहीं रुकता तब तक आधार बनवाया ही नहीं जाता। तो 20% लोगों के पास आधार आज भी नहीं है। 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो जनसंख्या तो हमारी 150 करोड़ हो गई। चीन की जनसंख्या 143 करोड़ है, तो यानी हम चीन से आगे निकल चुके हैं। ये जो 125 करोड़ की जनसंख्या की बात की जाती है, भारत की जनसंख्या 125 करोड़ नहीं, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और हम चीन से आगे निकल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2047 में भारत की जनसंख्या 161 करोड़ होगी। क्या यह सच है? भारत की जनसंख्या 2047 में 161 करोड़ नहीं होगी। 161 करोड़ तो अगले 2-3 साल में हो जाएगी। 2047 में भारत की जनसंख्या 220 करोड़ के आसपास होगी। और वो मैं क्यों बता रहा हूं? 150 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। पर मिनट 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर मिनट 50, यानी 1 घंटे में 3000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी एक दिन में 72,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी एक साल में लगभग 2 करोड़ 62 लाख बच्चे पैदा होंगे। तो अगर 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं तो उस रेशियो में 2047 में तो हम 200 करोड़ क्रॉस कर हो चुके होंगे। 150 करोड़ तो हम अभी हो चुके हैं। इसलिए यह कहना कि 2047 में 161 करोड़ होंगे या हम अभी चीन से आगे बाद में निकलेंगे, ये गलत है। हम चीन से आगे निकल चुके हैं, 150 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं और 2047 में तो 200 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। क्या हमारी मौजूदा प्रजनन दर ठीक है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि हो रही है और मैं तो कहता हूं जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण भी यही है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण की समस्या, सभी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सड़क में भीड़ है, रेल में भीड़ है, जेल में भीड़ है, थाने में भीड़ है, तहसील में भीड़ है, स्कूल में भीड़ है। कहां भीड़ नहीं है? पुलिस कम पड़ती जा रही है, हॉस्पिटल कम पड़ते जा रहे हैं, गाड़ियां कम पड़ती जा रही हैं, सड़क चौड़ी हो रही है, फिर भी वहां पे भीड़ बनी हुई है। तो कहने का मतलब कि हम दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं लेकिन समस्याओं के मूल कारण पे नहीं जा रहे, जो जनसंख्या विस्फोट है। जैसा भी आपने बताया कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो इसका मूल कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण एक नहीं बल्कि कई है। पहली बात तो सरकार की योजनाएं ऐसी हैं। परिवार नियोजन कराने पे 2000 रुपए मिलता है और बच्चा पैदा करने पे 6000 रुपए मिलता है। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ी समस्या है। इसके बावजूद इसको प्राइमरी के सिलेबस में नहीं डाला गया जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या दुष्परिणाम है। कभी जनसंख्या विस्फोट पे निबंध लेखन प्रतियोगिता नहीं होती, वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं होती, पूरी खुली चर्चा नहीं होती। पोलियो डे मनाया जा रहा है जबकि पोलियो खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं हर महीने के पहले संडे को कम से कम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करिए। पोलियो भी पिलाया जाए, साथ में उनको और भी उनको काउंसलिंग भी की जाए। तो सरकार की योजना ही नहीं है। टीवी पे कोई ऐड नहीं आ रहा है, रेडियो पे कोई ऐड नहीं आ रहा है, अखबारों में कोई ऐड नहीं छप रहा है, न इस पे कोई चर्चा हो रही है, न इस पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई बात हो रही है, न इस पे विधायक सांसद मंत्री कुछ बोल रहे हैं। सरकारी कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई जा रही है। कुछ एक हॉस्पिटल में इस पे चर्चा होती लेकिन बाकी जगह नहीं होती। कुछ राज्यों में नियम बनाया कि भाई जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं प्रधान पार्षद नहीं बन सकते, लेकिन वही व्यक्ति विधायक सांसद बन सकता है। तो सरकार की यह नाकामी है जिसकी वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो बेटे की चाहत, क्या यह भी जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है? बेटे की चाहत भी जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है, लेकिन
जब हम दो हमारे दो कानून बनेगा तो अपने आप लोग मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, जैसे ही दो बच्चा होगा उनको जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। और ये जो बेटे की चाहत से कारण ही बहुत सारी बहन बेटियां बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई हैं। बेटा होगा या बेटी होगी ये महिला पे नहीं पुरुष पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो भुगतना पड़ता है वो महिला को। 6 बेटियां 7 बेटियां बेटे की चाहत में बच्चा पैदा करते जा रहे हैं और बाद में क्या हो रहा है, उनकी ठीक से एजुकेशन नहीं हो पा रही, सारे बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे, वो पूरी जिंदगी इलाज ही करा रहे। किसी के घर में एक बच्चे का हाथ खराब, एक बच्चे की आंख खराब, एक बच्चे का दिमाग खराब। और वैसे भी 10 बाई 10 के एक मकान में 10 लोग रहेंगे तो कहां से अच्छा माहौल बनेगा। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। तो अभी आपने जैसे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताया, तो जनसंख्या नियंत्रण आखिर होगा कैसे? जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कार्यक्रम अपनाने पड़ेंगे। पहला तो चीन की तर्ज पे एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। दुनिया में कई देशों ने बनाया है, हमें उनकी भी बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चीन का जो कानून है बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव है, कठोर भी है, मजबूत भी है, इफेक्टिव है। दूसरा, सारे मंत्रालयों को इस पे फोकस करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, हर जगह इस पे इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम के बारे में इस पे कार्यक्रम किए जाएं, डिबेट हो, निबंध लिखे जाएं, इसको सिलेबस में डाला जाए, लगातार इस पे चर्चा होती रहे। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो पोलियो डे मनाता है, उसको पोलियो डे की बजाय हर महीने के पहले संडे को जनसंख्या नियंत्रण दिवस शुरू करना चाहिए। पोलियो भी पिलाइए, मैं पोलियो को मना नहीं कर रहा हूं, पोलियो मत पिलाइए, लेकिन पोलियो के साथ जितनी जनसंख्या नियंत्रण की चीजें उसको भी साधन आप दीजिए, मुफ्त में दीजिए। इसी तरीके से आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो विमेन है, इनके पास आशा बहनें होती हैं, आशा बहनों को भी पूरे देश में इस काम के लिए लगा देना चाहिए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उसके सरकारी नौकरी पे कंप्लीट बैन लगाइए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनके चुनाव लड़ने पे, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बनने पे कंप्लीट बैन लगाइए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनको सरकारी स्कीम से अलग करिए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों न उसको मुफ्त का मकान दीजिए, न मुफ्त का राशन दीजिए, कोई भी चीज, न मुफ्त की बिजली दीजिए, न मुफ्त का पानी दीजिए। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनका आप राशन कार्ड वापस ले लीजिए। जितनी भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज जाती हैं वो सारा वापस ले लीजिए, तब जाके कंट्रोल होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं केवल बातों बातों में भाषणबाजी से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, तो नहीं होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप जेल में सर्वे कर लीजिए, 80% से ज्यादा अपराधी वो हैं, चोर, लुटेरे, झपटमार, जिनके मां बाप ने जनसंख्या विस्फोट किया। मां बाप जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, बच्चा बम विस्फोट कर रहा है। तो बढ़ते अपराध का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। आपकी बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, अशिक्षा का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करिए तो भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का रूट कॉज जनसंख्या विस्फोट ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं एक कठोर कानून बने, जो हम दो हमारे दो फॉलो करे, उसको इंसेंटिव दिया जाए। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उसको एक इंक्रीमेंट दिया जाए। जो हम दो हमारे दो फॉलो करे उसके बच्चों की फीस में कुछ डिस्काउंट किया जाए, उनको हॉस्पिटल के खर्चे में कुछ डिस्काउंट किया जाए, उनके बिजली के बिल पे कुछ उनको डिस्काउंट दिया जाए। बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी है, मैं तो कह रहा हूं जो सब्सिडी देना है वो हम दो हमारे दो को दीजिए, और जो हम दो हमारे दो ना माने उससे सारी सब्सिडी वापस ले लीजिए। यही एक तरीका है। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में 11 दिन के अंदर देश में कुल एक्टिव केस संख्या 1 लाख से बढ़कर 8 लाख के पार हो गई है। सोमवार को लगातार 5वें दिन 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए। हालांकि सोमवार को रविवार के मुकाबले कम केस मिले हैं। देश में बीते 24 घंटे के दौरान 1,66,037 नए मामले आए हैं। इससे पहले रविवार को 1.79 लाख केस मिले थे। अब देश में कुल 8,13,534 एक्टिव केस हैं। सोमवार को 69,798 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 276 लोगों की मौत हो गई।
अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा चिंताजनक बने महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी सोमवार को नए मामले की संख्या में कमी आई है। लेकिन चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में नए मामले बढ़ना लगातार जारी है। देश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां संक्रमित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना संक्रमण के चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 3 दिन पहले सीएम हाउस के 27 कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई को कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बोम्मई में कोरोना का बेहद हल्के लक्षण हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आइसोलेट हो गए। उनका ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मिला। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्नयम बिस्वाल समेत 1000 सिपाही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह नए मामले 20 जनवरी को 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की हाल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान नए मामले में करीब 11,000 की कमी आई है और राज्य में सोमवार को 33,470 नए केस सामने हैं, जबकि रविवार को 44,388 केस मिले थे। सबसे अच्छी खबर महाराष्ट्र में महामारी से उबरने वाले की संख्या दोगुना होना रहा है। रविवार को 15,351 लोगों के मुकाबले सोमवार को 29,671 डिस्चार्ज हुए हैं। इनमें 66.2 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,647 लोग की मौत हो गई। राज्य पॉजिटिव रेट में भी 22% से घटकर 19.26% हो गया। मुंबई में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य बेंच ने मंगलवार से दिन में केवल 3 घंटे काम करना निर्णय लिया है। 28 जनवरी तक लागू रहेगा और इस दौरान केवल बेहद जरूरी केस ही सुने जाएंगे। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 19,286 नए केस मिले हैं, जो रविवार को मिले 24,287 मामले बेहद कम है। बंगाल के इस दौरान 81,187 मरीज ठीक हुए, जबकि 16 लोग की मौत हो गई है। दिल्ली में सोमवार को दिल्ली के नए मामले आंकड़ा घटकर 20,000 के नीचे आ गया। पिछले 24 घंटे तक दौरान 19,166 नए मामले मिले हैं, जो रविवार को मिले 22,751 नए केस मुकाबले 16% कम है। आज 17 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 14,076 लोग रिकवर हुए हैं, जिससे कुल एक्टिव केस की संख्या 65,806 से घटकर 60,733 रह गए हैं। हालांकि नेशनल कैपिटल में पॉजिटिव रेट 24% से बढ़कर 25% पहुंच गया है, जिससे चिंताजनक की बात माना जा रहा है। अब तक राज्य की कुल 15 लाख